हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज रिसर्च। ठीक है। तो ये रिसर्च होता क्या है बच्चों? तो रिसर्च का मतलब होता है कि हम नॉलेज को ढूंढ रहे हैं। देखो, हमारी ये जो अर्थ है ना, या फिर जो ये हमारा एनवायरनमेंट है ना पूरा बच्चों, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसी हैं जो हमें पता है कि हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमें पता है पर हम उनको प्रूव नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो रिसर्च का क्या काम होता है? रिसर्च का काम होता है उन चीजों के बारे में ढूंढना, उन चीजों के बारे में पता लगाना जो एक्चुअली अभी तक हमें नहीं पता है। ठीक है। तो आप उन चीजों को ढूंढ रहे हो, यू आर सर्चिंग दैट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हमें ये पता था कि भाई नी के अंदर ऐसे ऐसे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है। या फिर हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और ऐसे नर्व ट्रैक्ट जाते हैं। ठीक है। पहले ये बात नहीं पता होगी, किसी ने हमारी बॉडी का डायसेक्शन किया, उसने फिर देखा कि अच्छा ये एक चेम्बर है इसके अंदर और ये ऐसे ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है। ये ऊपर सर में ये ब्रेन है, उसने नाम दे दिया उसको ब्रेन। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने ये सारी चीजें ढूंढी, बट अल्टीमेटली ये सब चीजें तो हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट थी ना। आपने बनाई तो नहीं, है ना, आपने बस ये चीजें ढूंढी हैं। ठीक है। तो रिसर्च का मतलब बच्चों होता ही यही है कि आप न्यू नॉलेज के बारे में, पर देखो यहाँ पे क्या चीज है, न्यू नॉलेज। ऐसा ही नहीं कि आपने पुरानी नॉलेज, हाँ भाई हमें तो पहले से ही पता है नी के अंदर कार्टिलेज होता है, तुमने क्या डिस्कवरी कर दी। तो जिसने पहले बंदे ने बताया होगा ना कि हाँ नी के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, दैट इज रिसर्च। ठीक है। अब ये जो बच्चों प्रोसीजर होता है रिसर्च करने का, ये ना एक बहुत साइंटिफिक और सिस्टमिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी तीर मार दिए हवा में और कर दिया जी हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे, नहीं। आपको पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना होता है। ठीक है। आपको इसमें लोगों से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, आपको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट लगाते हो, आप प्रॉपर एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो देयर इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर अबाउट इट। ठीक है। लोगों को रिसर्च करने में 10-10 साल भी लग जाते हैं। इनफैक्ट ये इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप थोड़ी बड़ी रिसर्च लो। ठीक है। तो ये है एक ब्रीफ अबाउट रिसर्च। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ डेफिनेशंस है रिसर्च की। तो रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब देखो, मैं फिजियोथेरेपी की फील्ड की हूँ। ठीक है। तो मैं अपना, मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हाँ भाई फिजियोथेरेपी में क्या क्या नई चीज़ों में रिसर्च हो सकती है। ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, उसको ये इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ भाई फिजिक्स में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो वर्चुअल रियलिटी कितना ट्रेंड में है अभी। ठीक है। थोड़े टाइम पहले, आज से, जैसे हमारे पास अगर मान लो कोई स्ट्रोक का पेशेंट आया है, तो हम क्या करते थे, उसको बेसिक हाँ एक्सरसाइजेस करा रहे हैं भाई, पीएनएफ करा दो, वो बात करा दो, एनडीटी करा लो। ठीक है। ये सारी चीजें चलती थी। बट अब क्या हो रहा है ना, उन सब चीजों के साथ साथ हमने उस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को किसके साथ जोड़ दिया? वर्चुअल रियलिटी के साथ। क्योंकि अब जो वर्चुअल रियलिटी आई है बच्चों, ये बिल्कुल न्यू टेक्निक है। ठीक है। तो अब थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक का यूज करके अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। उस टेक्निक का यूज करके देख रहे हैं कि क्या ये चीज हमारे पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव है, अलग अलग डोमेन के अंदर, न्यूरो के पेशेंट्स के अंदर, ऑर्थो के पेशेंट्स के अंदर, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर तो वर्चुअल रियलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। ठीक है। तो ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई इस चीज से क्या अच्छा इफेक्ट आ रहा है या बुरा इफेक्ट आ रहा है। हमें दोनों ही बातें पता चलेंगी। अगर अच्छा आ रहा होगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर बुरा इफेक्ट आ रहा होगा तो हम उसे क्यों कंटिन्यू करेंगे? हम उल्टा ये और लिखेंगे कि प्लीज इसको डिसकंटिन्यू करो, इससे फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो रिसर्च बच्चों इसलिए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन कही गई है, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत भी गलती कर दी ना, तो यहाँ पे आप पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो। मैं इस फील्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है। या फिर किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको न्यू एडवांसमेंट लानी है और अगर आपने रिसर्च अच्छे तरीके से नहीं करी अपनी, तो दैट इज अ फेलियर। ठीक है। ऑल्सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिसर्च इज द सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। जैसा मैंने आपको बोला कि पूरा एक सिस्टमिक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि भाई मैं एक बंद कमरे के अंदर रिसर्च कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मुझे अपनी फील्ड के लोगों से मिलना पड़ेगा, मुझे नए आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे, मुझे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा पेशेंट्स का। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें रिसर्च में करनी होती हैं।
तो ये भी कुछ डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो और ये डेफिनेशन आप यहाँ पे रुक के पढ़ लेना, वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। ठीक है, अब आते हैं एम ऑफ रिसर्च। रिसर्च का एम क्या है? तो बच्चों रिसर्च का एम ये है कि हमें ना सच का पता लगाना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कि सच क्या है। ठीक है, और जो चीज अब तक हमें नहीं पता उसकी डिस्कवरी करना है हमको। ठीक है, जैसे पहले किसी को पीएनएफ के बारे में नहीं पता था, नहीं पता था। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल आया, उन्होंने पीएनएफ की डिस्कवरी करी, उन्होंने पीएनएफ खोजा। ठीक है, वो किस तरीके से उन्होंने किया, नहीं किया, बाय चांस था, वो उनकी इंडिविजुअल स्टोरी है। ठीक है, बट उससे पहले तो पीएनएफ कोई नहीं जानता था। फिर पीएनएफ इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर लोग उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर वो ट्राई किया होगा, है ना। उसके थ्रू फिर हमें ये हुआ कि हाँ पीएनएफ एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम पेशेंट्स को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं और वो हम टिल डेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि हमें वो चीजें डिस्कवर करनी है जो अब तक डिस्कवर हो ही नहीं है, या फिर जो चीजें डिस्कवर हो गई हैं उनका हमें किसी न्यू चीज के साथ इंटीग्रेशन करके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीएनएफ का ही इंटीग्रेशन कर दूं अपनी उसके साथ, वर्चुअल रियलिटी के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नया डोमेन बन गया कि पीएनएफ तो था पहले से, पर पीएनएफ को अगर मैं वर्चुअल रियलिटी के साथ पेशेंट्स को दे रही हूँ तो क्या वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है? तो ये मेरे लिए एक नई चीज हो गई। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी अभी एक बहुत नया टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी, तो बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च चल रही हैं। ठीक है, तो एम क्या हुआ रिसर्च का कि हमें सच का पता लगाना है। ठीक है, अब पर्पस क्या है? तो पर्पस इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल रियलिटी क्या स्ट्रोक के पेशेंट्स को फायदा पहुंचाती है? अब इसका आंसर मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल नया ट्रेंड है, इसका आंसर तो बुक में भी नहीं है। अब मैं कहाँ से पता लगाऊं? तो मैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ूंगी, लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी होगी, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा कि हाँ भाई जो वर्चुअल रियलिटी है अगर तुम उसको इस तरीके से इस प्रोसीजर से या इस प्रक्रिया से यूज करोगे तो आपका ये जो पेशेंट है ये ठीक हो जाएगा इतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो रिसर्च ने क्या पर्पस सॉल्व किया कि मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये काम किसने किया? रिसर्च ने किया। कैसे किया? तो रिसर्च ने इसका पूरा साइंटिफिक डाटा निकाला, पूरी वैल्यूज निकाली, उसने लोगों के ऊपर ट्रायल किया होगा। ठीक है, उसने पेशेंट्स के ऊपर वर्चुअल रियलिटी दी होगी, तब उसने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिक्स करके कुल मिला के मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मुझे मेरी नॉलेज गेन हो गई। तो रिसर्च का एक और काम क्या है कि वो आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो चीज भी क्लियर करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें बच्चों, तो वो 4 कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं। तो पहला क्या है? टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना और टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट। इनको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज, यानी कि किसी फेमिलियर फिनोमेना के अंदर हमने न्यू इनसाइट डाल दी। पीएनएफ हमें पहले से पता है कि क्या होता है, कैसे करते हैं, और बहुत ट्रायल एंड टेस्टेड है, पक्का है कि वो हमारे पेशेंट को ठीक करेगा अगर ढंग से किया जाए। तो मैंने उसके साथ वर्चुअल रियलिटी डाल दी, तो मेरी क्या है, एक मेरा फेमिलियर फिनोमेना है पीएनएफ, उसके अंदर मैंने एक न्यू इनसाइट डाल दी, कौन सी? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो ये हो गई पहली टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। ये क्या करती हैं? टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप, यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से वॉक करेंगे अगर मैं उनके हाथ में क्रश दे दूं, तो ये एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसको रियल में मत करके देखना, रियल में करना तो इसको थोड़ा अच्छे से हाइपोथेसिस वगैरह इसकी बना लेना, मैं एक लेमैन के तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, अब मान लो मुझे ये देखना है कि जो भाई नॉर्दर्न इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं और जो साउथ इंडिया में कन्याकुमारी के लोग हैं, उनके बीमारियों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग निकालूंगी, नॉर्थ वालों की, ठीक है, जम्मू वालों की, कन्याकुमारी वालों की साउथ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अलग निकालूंगी। तो मैंने उन दोनों को डिस्क्राइब किया और मैंने डिस्क्राइब करके ये देखा कि भाई इनमें ये बीमारियां ज्यादा प्रेवलेंट है और उनमें वो बीमारियां ज्यादा प्रेवलेंट है। तो ये कौन सी हुई? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज हुई। दूसरी स्टडीज क्या होती हैं बच्चों? तीसरी डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। इनमें क्या होता है? टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समटाइम्स अकर्स और विथ विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स,
यानी कि डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो है जो हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करे। ठीक है, ये तो नाम से ही बहुत क्लियर है। चौथा कौन सा है बच्चों? हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। यानी कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और दो वेरिएबल्स के बीच में हम एक रिलेशनशिप बैठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्चुअल रियलिटी वाला ही एग्जाम्पल लूंगी कि पीएनएफ प्लस वर्चुअल रियलिटी कंबाइन क्या मेरे स्ट्रोक के पेशेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव करते हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरे दो वेरिएबल्स आए, एक तो स्ट्रोक पेशेंट्स की स्ट्रेंथ आई और एक वर्चुअल रियलिटी प्लस पीएनएफ आया। तो ये मेरे रिसर्च के दो वेरिएबल्स हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। वहां पे मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब मैं इन दो वेरिएबल्स के बीच का वो देख रही हूँ, रिलेशनशिप देख रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऑल्सो हाइपोथेसिस के लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो हाइपोथेसिस क्या है, कैसे वैल्यू लेना है, कैसे नहीं लेना, वो भी आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का? अब देखो यहाँ तक अगर आप वीडियो के आ गए हो तो आप थोड़े बहुत पॉइंट्स तो खुद भी लिख दोगे कि नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, डाउट्स क्लियर करते हैं, न्यू न्यू इंसाइट्स मिलती है, हमारी फील्ड में प्रोग्रेस होता है, पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। तो ये तो आप लेमैन में खुद भी लिख सकते हो। अगर ये भी नहीं लिख के आओगे तो ये भी लिख के आओगे, तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है अगर एक बार अच्छे से पढ़ें तो हम, सो रिसर्च इंक्यूलेट्स साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग, इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो अगर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपका दिमाग किस में चलेगा? नई नई चीजों में चलेगा, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसीजर है, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करोगे। ठीक है, ये आपके लिए भी हेल्पफुल है और जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, प्लस हमारे लिए तो पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिसर्च मेक प्रोग्रेस पॉसिबल। अगर हम रिसर्च जितनी ज्यादा करेंगे इस फील्ड के अंदर, उतना ही अच्छा हमारी फील्ड जो है वो प्रोग्रेस करेगी। अगर हम आज भी अगर 90s के ज़माने की मशीन्स यूज़ करेंगे या उससे पुरानी मशीन्स या उसके पुरानी थेरेपीज यूज़ करेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। जितना हम आज के टाइम से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे अपनी फील्ड के अंदर, उतना ज़्यादा फायदा करेगा। सो रिसर्च सर्टेनली फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग फॉर द थेरेपिस्ट। अब देखो अगर आप रिसर्च करते हो ना, तो एज अ थेरेपिस्ट आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको ना बहुत नॉलेज मिलती है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, अगर आप रिसर्चर हो तो आपने देखा होगा आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक सिलेक्ट करते टाइम। ठीक है, तो आपकी जो आपके अंदर जो एबिलिटी होती है चीज़ों को ग्रास्प करने की, चीज़ों को समझने की, वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज इतनी आ गई है कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, और ये क्या हेल्प करता है? जितने भी ऑपरेशनल या प्लानिंग प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिसर्च में आप एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलते हो, तो ये चीज़ तो आप सॉल्व कर ही लोगे आराम से। न्यू थ्योरीज को हम बना सकते हैं थ्रू रिसर्च। ठीक है, अब बच्चों टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो ये इतने तरीके की रिसर्च है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव में देखो क्या है, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी चीज का। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके अंदर हम सर्वेस करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल में अंदर क्या होता है बच्चों, हम ना ऑलरेडी प्रेजेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके, ठीक है, उसको एनालाइज करके एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन निकालते हैं मटेरियल का। ठीक है, फिर दूसरी टाइप ऑफ में क्या आ गई, अप्लाइड वर्सेस द फंडामेंटल रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, इट एम्स एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। जैसे कोविड आया, कोविड एक इमीडिएट प्रॉब्लम थी सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि हमें उसके लिए सोल्यूशन देना है जो कि प्रैक्टिकली लोगों को उस प्रॉब्लम से निकाल पाए। ठीक है, फंडामेंटल में क्या होगा, हम एक थ्योरी फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, और उसको जनरलाइज करेंगे और एक थ्योरी को हम फॉर्मुलेशन करेंगे, सॉरी। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज अ ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन एंड इट एड्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो देखो इसमें वही एग्जांपल जा सकता है कि जैसे मैंने पीएनएफ है, पीएनएफ एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ फैक्ट्स है कि हाँ भाई पीएनएफ इज ट्रायल एंड टेस्टेड। ठीक है, पर अगर मैं वर्चुअल रियलिटी जोड़ दूं तो वो उसमें और एडअप करेगा। ठीक है, फिर आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं,
सॉरी बच्चों, यहाँ पे ना उल्टा हो गया है, मैंने क्वालिटेटिव के नीचे क्वांटिटेटिव लिख दिया है एंड ये उल्टा हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर हम उस क्वांटिटी या अमाउंट को मेजर कर सके, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम जो फिनोमिना है उसका रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते बट हम रिलेशनशिप देखते हैं कि भाई अगर सूरज ऊपर उगेगा तो उतनी ही रोशनी आएगी, उस रोशनी को हम मेजर नहीं कर सकते, पर चांद आएगा तो अंधेरा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, पर उस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम एक रिलेशन बना रहे हैं कि सूरज है तो रोशनी है, चांद है तो अंधेरा है, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसेप्चुअल वर्सेस द एम्पेरिकल। तो कंसेप्चुअल में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, ठीक है। ये जनरली कौन यूज करता है, फिलोसोफर टाइप जो लोग होते हैं या फिर थिंकर्स जो होते हैं जो कि न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उनके लिए काम आती है। एम्पेरिकल में क्या होता है बच्चों, डाटा बेस्ड रिसर्च होती है, यहाँ पे आपको डाटा नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जर्वर या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो वेरीफाई करता है, ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह देते हैं। वन टाइम वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। तो वन टाइम में क्या होता है कि एक सिंगल टाइम पीरियड में आपको अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है सेवरल टाइम पीरियड्स तक के लिए वो रिसर्च चलती है। नेक्स्ट इज द एक्सप्लोरेटरी वर्सेस फॉर्मलाइज्ड। एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रादर देन दी टेस्टिंग। फॉर्मलाइज में क्या होगा, रिसर्च जो है वो लंबे टाइम तक चलती रहेगी। फील्ड सेटिंग एंड लेबोरेटरी। तो फील्ड सेटिंग में क्या हो रहा है बच्चों की, आप ओपन प्लेस के अंदर, ओपन सेटिंग के अंदर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो। लेबोरेटरी में क्या होगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर जगह है, पर्टिकुलर लैब है, वहां पे आप रिसर्च कर रहे हो। कंक्लूजन ओरिएंटेड वर्सेस द डिसीजन ओरिएंटेड। तो कंक्लूजन में क्या होता है बच्चों, जो रिसर्चर है इज फ्री टू पिक अप अ प्रॉब्लम, redesign the inquiry as he proceeds and is prepared to conceptualize as he wishes। मतलब रिसर्चर ने एक प्रॉब्लम उठाई, उसने उस पर डाटा वाटा अपना पूरी रिसर्च करके देखा, सोचा वाली करी, फिर उसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया उस चीज का, ठीक है। डिसीजन ओरिएंटेड क्या होता है, there is always for the need of a decision maker and the researcher in this case is not free to embark upon research according to his own inclination। यानी कि डिसीजन जो है वो रिसर्चर के उसके हाथ में नहीं होता कि हाँ भाई मैं बायस हूँ, मैं इनकी तरफ हूँ तो मैं इनकी तरफ ही रहूंगा, नहीं, आप प्रॉपर अच्छे से अपना डिसीजन लेते हो विदाउट एनी बायसनेस। तो अगर हम अप्रोचेस की बात करें बच्चों रिसर्च के अंदर, तो दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एक रिलेशनशिप बैठाते हैं, ठीक है। सो इट इज कंसर्न विद द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिहेवियर, यानी कि वो चीजें जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या काम आता है, जो रिसर्चर का इंसाइट है और इंप्रेशन है, अगर मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा है इनके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, मान लो ए और बी के बीच में मुझे लग रहा है कि इनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, तो मैं कहूंगी हाँ इट इज अ गुड रिलेशनशिप। अगर मुझे लग रहा है नहीं है तो वो नहीं होगा। अब ये चीज मुझे पता कैसे चलेगी, या तो मैं ए और बी का इंटरव्यू ले लूं, ठीक है, या फिर मैं कोई ऐसी नई टेक्निक लगाऊं जिससे मुझे पता चल जाए, कोई मैं उनसे डेप्थ में बैठ के बातें करूं, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या होगा बच्चों कि मैं डाटा निकालूंगी और मैं उसको मेजर कर लूंगी और फिर मैं अब डिसीजन बना लूंगी कि हाँ भाई इसका डाटा ज्यादा अच्छा आया है इस वाले इंडिविजुअल से, इस वाली चीज से, तो ये चीज ज्यादा अच्छी है। अब इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्फेरेंशियल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड सिमुलेशन अप्रोच। इन्फेरेंशियल में क्या होता है बच्चों, इन्फेरेंशियल अप्रोच का पर्पस क्या होता है, इज टू फॉर्म अ डाटाबेस फ्रॉम विच टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन। इसमें यूजुअली मीन्स सर्वे रिसर्च वेयर अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड, यानी कि इसके अंदर बेसिकली हम सर्वे करते हैं, ठीक है, उस पॉपुलेशन का, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं और फिर उनको is then inferred that the population has the same characteristic। यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, मैंने 10 लोग उठाए, उनके साथ मैंने सर्वे किया कि आप ये फॉर्म भरो, ठीक है, फिर मुझे पता चला कि ये जो 10 लोगों में अगर मुझे लग रहा है कि कैंसर ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे जो 100 लोग रह रहे हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर कंट्रोल आ जाता है ओवर द रिसर्च एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल्स यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट कर
कर लेते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। सिमुलेशन अप्रोच में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट विद इन विच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डाटा कैन बी जनरेटेड। यानी कि रिसर्चर अपना एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना रहा है अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जो डायनेमिक बिहेवियर होता है सिस्टम का, वो अंडर कंट्रोल कंडीशन रहता है, ये कंडीशंस तो रिसर्चर खुद ही दे रहा है। अब क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, मैं कब कहूंगी कि ये जो रिसर्च आपने करी है ये बहुत अच्छी है, तो गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल, यानी कि इट implies that research is related to basically to one or more aspect of a real situation and deals with concrete data that provide a basis for external validity to research result। यानी कि बच्चों जो मेरी रिजल्ट है वो बहुत ना रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी हवा में बातें कर दी और मैंने मतलब समझ ही नहीं आ रहा किसी को मैंने क्या रिसर्च कर दिया, ठीक है। तो वो बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए और आपके पास जो रिसर्च है उसका डाटा इतना कंक्रीट, इतना मजबूत होना चाहिए, कोई भी उसको चैलेंज करे तो आपके पास प्रूफ हो पूरा अपना अच्छे से। गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक, यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो प्रॉपर स्टेप्स लेके आपने चली है, ऐसा नहीं कि आपने पहले फर्स्ट स्टेप लिया और फिर सीधा आप 10 स्टेप पे चले गए, नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टम वाइज चलो। नेक्स्ट इज गुड रिसर्च इज लॉजिकल। ऑब्वियसली अगर आपकी रिसर्च का कोई लॉजिक ही नहीं है तो आप चाहे कितनी रिसर्च कर लो, दैट इज अ कंप्लीट वेस्ट। जो आपकी रिसर्च है वो जो पढ़ने वाला है, जो मैं जैसे नॉर्मल इंसान हूं, मैं अगर किसी की रिसर्च पढ़ रही हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ ये लॉजिक वाली बात है, मुझे ये काम आ सकती है, ये मेरे लिए एक यूजफुल चीज रही जहां से मैं कुछ चीज सीख के जा रही हूँ, ठीक है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख ही नहीं रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है, ठीक है। अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। गुड रिसर्च इज रेप्लीकेबल, यानी कि जो आपके रिसर्च फाइंडिंग से रिजल्ट आया कि हाँ भाई पीएनएफ और वर्चुअल रियलिटी जो है वो स्ट्रोक के पेशेंट्स में काम कर रहा है, तो मैं एज अ थेरेपिस्ट आपकी रिसर्च पे भरोसा करके, आपके डाटा पे भरोसा करके मैं अपने पेशेंट्स को भी वर्चुअल रियलिटी के साथ पीएनएफ देना शुरू कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हाइपोथेसिस प्लस द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको यहाँ पे जो डाउट रहे होंगे, ठीक है, वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे, या फिर वहां के जो डाउट रहे होंगे वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।